नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन हम आगामी बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपसे चर्चा करने उपस्थित होते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है और वो टॉपिक है स्थानीय स्वशासन और बिहार में पंचायती राज। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम जानेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक के महत्व के बारे में जानते हैं, पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं और भारत के संदर्भ में इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान तक को एक ओवरव्यू लेंगे, उसको जानेंगे। उसके बाद फिर हम बिहार की यात्रा करेंगे और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी पृष्ठभूमि को जानते हुए और वर्तमान तक की जो स्थिति है, जिस प्रकार बिहार में अभी पंचायती राज व्यवस्था संचालित हो रही है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा परीक्षा इंडिया में नहीं है, अपने देश में या बिहार की अगर बात करें तो बिहार में, जहाँ पे स्थानीय स्वशासन से और पंचायती राज से जो है सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने को इसको अच्छे से समझना है और इसकी एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है, क्योंकि देखने में तो ये है कि हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की, ये हमारी अपने राज्य की बात हो रही है, हमारे गांव की बात हो रही है, हमारे परिवार की, हमारे वार्ड की बात हो रही है जहां पे हम रहते हैं। ठीक है, ये हमारे दैनिक जीवन का भाग होता है। हमारे अगल बगल में ही वार्ड सदस्य होते हैं, हमारे अगल बगल में ही मुखिया होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, तो लगता है कि ये सब हमारे अपने हैं, हमारे बीच के हैं। लेकिन परीक्षा में पूछे जाने लायक जो चीज़ें होती हैं उससे कई बार क्या होता है, हम अवगत नहीं होते हैं, या अगर होते भी हैं तो उस तरीके से उस चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं जिस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है या जो परीक्षा की डिमांड होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के इतिहास को बहुत ही संक्षिप्त में एक बार जानते हैं। भारत में दोस्तों स्थानीय स्वशासन का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। ठीक है ना, हम अगर बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उस समय भी भारत में पंचायती राज की व्यवस्था तत्कालीन समय के हिसाब से इसका जो है वो संरचना था, फॉर्म था और तब भी इसका अस्तित्व था। ठीक है ना, वैदिक काल में भी सभा समिति का अस्तित्व था। किसका अस्तित्व था? सभा समिति का अस्तित्व हुआ करता था और ये कहीं न कहीं ये स्थानीय स्वशासन का ही एक रूप था। ठीक है, उसके बाद युग आगे बढ़ता गया, वर्तमान की तरफ समय बढ़ता गया, तो इसमें भी समय के साथ साथ नई नई चीजें जुड़ती चली गई। और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो भारतीय इतिहास में चोल काल में स्थानीय स्वशासन जो है बहुत ही अपने सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप में जो है संचालित होता था। चोल काल में गांवों को उर कहा जाता था और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय इतिहास में किस समय में, किस राजवंश के काल में जो है वो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो थी बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में थी। तो कब थी? चोल काल में। भारत में चोल काल में, ये दक्षिण भारत का राज्य था, साम्राज्य था, तो चोल काल में जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ तरीके से जो है, व्यवस्थित तरीके से जो है वो संचालित होती थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें आधुनिक काल की बात करें, तो आधुनिक काल में चूंकि अंग्रेजों का शासन, भारत में ब्रिटिश शासन जब लागू हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां जो थी वो हमेशा उनके हित की बात करती थी और उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाओं को जो है वो संचालित करते थे। इसी क्रम में सबसे पहले जो है 1882 ईस्वी में पंचायत से संबंधित क्या हुआ, एक अधिनियम लाया गया। पंचायत से संबंधित जो है एक अधिनियम लाया गया था। कब? 1882 ईस्वी में। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है, जो ध्यान रखने योग्य है, कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है माना जाता है। ठीक है, इन्हीं के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में जो है पहली बार बहुत ही सीमित तरीके से लेकिन स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। हाँ, एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की गई थी, बहुत ही छोटे स्तर पर की गई थी, तो उसका उद्देश्य जो है पंचायतों का या स्थानीय समुदायों का जो है सशक्तिकरण करना नहीं था। उनका उद्देश्य जो है वो अपने तरीके से चीजों को, समुदाय को नियंत्रित करना था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंचायतों का सशक्तिकरण करना उसका उद्देश्य नहीं था, जो ब्रिटिशों के द्वारा, जो रिपन के द्वारा लाया गया था
स्थानीय स्वशासन से संबंधित व्यवस्था। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन होता क्या है। तो स्थानीय स्वशासन समुदाय आधारित शासन को जो है संदर्भित करता है। छोटे छोटे इकाइयां होती हैं और छोटी छोटी इकाइयों को जो है समुदाय आधारित शासन के रूप में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और भारत में अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है वो व्यवस्थित रूप से कहाँ पे लागू हुआ, तो भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की जो है स्थापना की गई। मतलब भारत में पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। और पहला जिला कौन सा है, तो नागौर जिला जो राजस्थान में है। ठीक है, इस तरीके सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसे गलत नहीं करना। और कई बार ये सवाल बार सवाल ये घूम घूम के आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको व्यवस्थित रूप किस प्रकार से दिया गया। हालांकि इसके लिए कई प्रयास किए गए, उस पर भी हम आगे चर्चा भी हम करने वाले हैं, लेकिन एक व्यवस्थित रूप जो दिया गया अगर उसकी बात करें तो 1992 ईस्वी के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 जो है जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243(9) तक जो है वो जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को भी संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची को कब सम्मिलित किया गया, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और इससे पंचायत को जो है एक व्यवस्थित स्वरूप मिला। ठीक है ना, एक संवैधानिक तरीके से जो है व्यवस्थित रूप इसको मिला। ठीक है, एक सुरक्षा मिली। और उस समय में जो पंचायत थे, ग्राम पंचायत, तो पंचायतों को 29 विषयों को जो है उनके लिए छोड़ा गया कि ये जो है 29 विषयों पे जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है कितने विषय शामिल हैं, तो 29। ठीक है, 29 विषय शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 ख जो है, कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहां अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, एक बार उसकी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 ख जो है यह विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के गठन को अनिवार्य बनाता है। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के गठन को अनिवार्य बनाता है। एक ध्यान रखने वाली बात है कि महात्मा गांधी का सपना जो है वो विकेंद्रीकरण का था। ठीक है, वो शासन के एकीकृत रूप में विश्वास नहीं करते थे। उनकी ये इच्छा थी कि जो शासन प्रशासन का कार्य है वो उसका स्वरूप विकेंद्रीकृत होना चाहिए, ताकि आम लोगों की उस तक पहुंच हो, आम लोगों की शासन में जो है वो सीधी भागीदारी हो। और इसी से संबंधित एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, अनुच्छेद 40। यह भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायतों के गठन का जो है प्रावधान करता है। और यह अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है पंचायती राज का, तो अनुच्छेद 40 में उल्लेख है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 243 ज और अनुच्छेद 243 ग जो है यह अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तीय स्वायत्ता और राज्य स्तर पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करते हैं। ठीक है ना, राज्य स्तर पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 280 है, तो केंद्र स्तर पर क्या होता है, वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन होता है इस अनुच्छेद के द्वारा। तो राज्य में राज्यों की व्यवस्था, पंचायतों की व्यवस्था के लिए जो है वो अनुच्छेद 243 ज और अनुच्छेद 243 ग में जो है अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता और राज्य स्तर पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, स्थानीय स्तर पर जो है लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में जो है और विभिन्न समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने में जो है वह लाभ मिलेगा। अभी हमने 1800 पंचायत के पंचायत अधिनियम की बात कर ही ली। ये लॉर्ड रिपन के समय की बात है, जब स्थानीय स्वशासन को सीमित स्तर पे जो है
व्यवहार में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की भी बात हमने कर ही ली कि, और राजस्थान के नागौर जिले में जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी उसकी भी बात हमने कर ही ली। एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये 73वां संविधान संशोधन जो है इसे 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी बनाया गया। ठीक है ना, मतलब ये 73वें संविधान संशोधन के जो भी प्रावधान थे वो कब से प्रभाव में आया, सवाल पूछा जा सकता है। तो 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी बना। ठीक है ना, और इसी के द्वारा जो है पंचायत नाम का एक खंड संविधान के अंदर जोड़ा गया। एक और महत्वपूर्ण बात यहां से आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अनुपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश राज्य ने 73वें संविधान संशोधन जब प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, उसके बाद सबसे पहले जो है इस अधिनियम का अनुपालन करने वाला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज, पंचायती राज के वित्तीय स्रोत की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो गांव की बात है, यह राज्य स्तर और केंद्र स्तर की बात हम नहीं कर रहे हैं, जहां पे वित्त के बहुत सारे सोर्स होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि पंचायतों के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए वित्त कहां से आता है, पैसा कहां से आता है? ठीक है, तो उसके कई स्रोत हैं। पहले स्रोत की अगर बात करें तो राज्य सरकार से प्राप्त ऋण और अनुदान के द्वारा जो है पंचायती राज की व्यवस्था, उसके विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। उसके बाद केंद्रीय वित्त आयोग जो है, अनुच्छेद 280 की जो हमने अभी बात की थी, तो अनुच्छेद 280 की सिफारिशों के अनुसार जो है केंद्र सरकार से भी अनुदान प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद राज्य वित्त आयोग की हमने अभी बात की है कि 243 जौ की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान जो है पंचायतों के वित्तीय स्रोत हैं। ठीक है, और स्थानीय स्तर पर भी जैसा कि हमने कहा कि कुल कितने विषय, कुल 29 विषय को जो है पंचायती राज व्यवस्था में शामिल किया गया है। तो पंचायतों के द्वारा क्या होता है, स्थानीय स्तर पे भी जो है कर लगाए जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, पंचायती राज का जो है वो आय बढ़ता है, आय के ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजना और अन्य केंद्रीय सहायताओं के नाम पे जो है, केंद्र प्रायोजित योजना और अन्य केंद्रीय सहायता के नाम पे जो है अनुदान प्राप्त होता है, यह भी इसके पंचायत के जो है आय के स्रोत हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो कृपया आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को साझा करें, तो निश्चित रूप से हम उस पर जो है अपना मंतव्य आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में जब देश आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद बिहार में पंचायती राज के संदर्भ में जो है एक अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, प्रभावी हुआ, तो फिर बिहार सरकार ने जो है बिहार में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू किया। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू किया। अभी हम आगे आएंगे, यह अधिनियम 2006 में भी जो है लागू हुआ है, संशोधित हुआ है। ठीक है ना, तो उस पर भी आगे हम आने वाले हैं। अब एक बात जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई बार आपको परीक्षाओं में पंचायती राज से संबंधित विभिन्न गठित जो कमेटियां हैं उनसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, अक्सर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो कई बार प्रावधान अंदर तक तो सिर्फ एक कमेटी का पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, लेकिन उनके ईयर के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति, यह पंचायती राज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। यह बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था, और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है वह नियुक्त किया गया था। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति जो है इसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, और इसी को मान भी लिया गया। हाँ, एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हम जितनी समितियों और उसके प्रावधानों की चर्चा करने वाले हैं, तो वर्तमान में जो भारत में पंचायती राज का जो स्वरूप आपको दिख रहा है, जो आकार है पंचायती राज ने जिस स्वरूप को जो फॉलो कर रहा है पंचायती राज, तो कहीं ना कहीं उन सभी समितियों के द्वारा सिफारिश को जो है उसमें लागू किया गया है। ठीक है ना, तो इसलिए वर्तमान स्वरूप हमारे आपके सामने जो है वो बन के खड़ा हुआ है।
ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति, तो यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है की सिफारिश किसने की थी, किस समिति ने की थी, तो बलवंत राय मेहता ने की थी, ठीक है। और इन्होंने 3 स्तर की बात की, एक स्तर गांव जहां हम आप रहते हैं, दूसरा ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति की बात इन्होंने की, और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद की बात इन्होंने की थी, ठीक है ना। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये ग्राम पंचायत। उसके बाद बीच का स्तर जो मध्यवर्ती स्तर है वो कौन सा है, मध्यवर्ती स्तर है पंचायत समिति, और फिर जिला में जिला परिषद, ठीक है। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति के और उसके प्रावधानों की। तो 1977 ईस्वी में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है, तो 1977 ईस्वी में अशोक मेहता के अध्यक्षता में एक पंचायती राज संस्थाओं पर समिति गठित की गई थी, ठीक है ना। इस समिति की सिफारिशों में क्या थे उसको भी एक बार समझना जरूरी है। तो इस समिति ने 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। यह सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी। तो अशोक मेहता समिति, जिसे 1977 ईस्वी में जो है गठित किया गया था, इसने 2 स्तरीय व्यवस्था की बात की थी पंचायती राज में, ठीक है। जिसमें एक जिला स्तर पे इन्होंने कहा कि एक जिला स्तर पे जिला परिषद बना दो, और उसके बाद एक मंडल स्तर पे जो है मंडल पंचायत बना दो, जिसकी आबादी लगभग 15 से 20 हजार के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। लगभग 15 से 20 हजार आबादी के बीच में जो है एक मंडल पंचायत बना दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो प्रावधान अपने दिए थे उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज था, वो क्या था, इन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव जो है अमूमन क्या होता है, पंचायत चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ती है अमूमन, ठीक है। लेकिन इन्होंने अशोक मेहता समिति ने जो है पंचायती चुनाव में जो है राजनीतिक दलों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति दिए जाने की बात की थी। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा पहला राज्य था जिसने सीधे चुनाव में जो है राजनीतिक दलों को इसकी अनुमति दी कि आप पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ऐसा राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल। पंचायती राज में राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति देने वाला पहला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि समय से पहले भंग होने के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव करा लो पंचायत का, ठीक है। उसके बाद SC ST के लिए सीटों का आरक्षण की भी बात इन्होंने की थी। उसके बाद इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और कही थी कि सभी राज्य सरकारों में जो है पंचायती राज का एक अलग मंत्रालय होना चाहिए, एक अलग मिनिस्ट्री की बात की थी इन्होंने अशोक मेहता समिति ने। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, महत्वपूर्ण सिफारिश है, ठीक है, कि एक अलग से मिनिस्ट्री बना दो। उद्देश्य साफ था कि भाई अलग अलग मिनिस्ट्री अगर रहेगा तो ठीक तरीके से जो है चीजों को देखा जा सकता है, उसके विकास के लिए अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से अथॉरिटी के साथ जो है वो कार्य किया जा सकता है। तो इन्होंने मंत्रालय की बात इन्होंने की थी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण समिति की, GBK राव समिति, जिसका गठन कब हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये ईयर ही मिलाने के लिए कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। और यह कमेटी ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सलाह देने के लिए गठित की गई थी, ठीक है। ग्रामीण विकास की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार से स्थापित किया जाना चाहिए उसके संबंध में सिफारिश देने के लिए GBK राव समिति की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। उसके बाद इसने जो सिफारिश की, अगर उसके प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो इन्होंने इस समिति ने जिला परिषद को सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार मुख्य निकाय बनाने की बात की, ठीक है। सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो है जिला परिषद को इन्होंने प्रमुख भूमिका देने की बात करी। उसके बाद इन्होंने कहा, अशोक मेहता समिति ने कहा कि जिला परिषद के CEO को जिला विकास आयुक्त DDC के रूप में जो है नियुक्त किया जाना चाहिए। किसके रूप में, DDC के रूप में जो है जिला विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण समिति की, LM सिंधवी समिति, ठीक है। ये LM सिंधवी समिति का गठन जो है ये कब हुआ था, 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, याद रखना है, सवाल यहीं से पूछे जाने वाले हैं। अभी आपको परीक्षा में दिखेंगे सवाल, तो छोड़ना नहीं है, गर्दा करके आना है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये समिति गठित हुई है 1986 ईस्वी में, 1986 में।
और जो 73वां संविधान संशोधन जो है वो कब पारित किया गया है? 1992 में, 93 में प्रभावी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उसका ही प्रभाव ये दिखता है, ठीक है ना। उसके साथ ही संवैधानिक दर्जे की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं कि जो उनकी दूसरी सिफारिश थी कि गांव के समूह के लिए जो है ना वो अलग अलग न्याय पंचायतें स्थापित किया जाना चाहिए। न्याय पंचायतें, तो इसका रूप हम कहीं ना कहीं ग्राम कचहरी के रूप में देख सकते हैं, ठीक है ना, ग्राम कचहरी, जो वर्तमान में बिहार जैसे राज्यों में अस्तित्व में है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन और उनके कामकाज से संबंधित अन्य मामलों के बारे में विवादों के निपटारे के लिए जो है एक पंचायत के स्तर पे पंचायती राज न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। इन्होंने ट्रिब्यूनल के गठन की बात की थी, ठीक है, यहाँ के विवादों के निपटारे के लिए। अब बात करते हैं थुंगन समिति की। थुंगन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जा सकता है इन समितियों के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पंचायती राज से संबंधित है? तो थुंगन समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। निश्चित रूप से ये सवाल परीक्षा में आपको दिखने वाले हैं, यहीं से सवाल आते हैं, ठीक है ना। अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे तो आज की क्लास से ही वो सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए स्किप नहीं करना है, बहुत ही तरीके से एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो थुंगन समिति जो 1988 में गठित हुआ था, तो इन्होंने भी त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी, ठीक है, पंचायत के त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी। और जिला परिषद को भी इन्होंने मुख्य भूमिका देने की बात की। इन्होंने कहा कि नियोजन और विकास का मुख्य केंद्र जो होना चाहिए वो जिला परिषद होना चाहिए, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब एक अंतिम समिति की अगर बात करें इससे संबंधित, तो वह है गाडगिल समिति। और गाडगिल समिति को जो है कब गठित किया गया था? 1988 ईस्वी में। गाडगिल समिति को ये पूछा जा सकता है कि गाडगिल समिति को कब स्थापित किया गया था? तो 1988 ईस्वी में गाडगिल समिति को स्थापित किया गया था। और गाडगिल समिति ने भी जो है त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी और सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनावों के साथ साथ 5 साल का निश्चित कार्यकाल की जो है इन्होंने बात की थी। अब ये भी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में पंचायतों का कार्यकाल कितना है? 5 साल ही है। तो हमने क्या कहा था अभी शुरू में कि इन सभी समितियों के द्वारा जो सिफारिशें दी गई वो कहीं ना कहीं आज के डेट में प्रभावी हैं, किसी ना किसी रूप में प्रभावी हैं। तो आप इनके महत्व को इससे समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण चीज जहां से अक्सर आपको सवाल देखने को मिलेगा वो क्या है? पेशा अधिनियम। ये पेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। पेशा क्या है? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक इसका विस्तार है। तो पंचायत अधिनियम 1996, ये कब अधिनियमित किया गया? 1996 ईस्वी में, ठीक है। और संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है यह अधिनियम, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा बसे हुए जो क्षेत्र हैं, जहां पे जिन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की अधिक आबादी है, तो उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जो है विशिष्ट आवश्यकताओं का संरक्षण करने की इसने बात की है इस अधिनियम ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने लायक है कि झारखंड और उड़ीसा, हालांकि इन दोनों भारतीय राज्यों में, झारखंड में और उड़ीसा में, इन दोनों ही राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में आबादियों का निवास है। जनजातीय आबादी इन दोनों भारतीय राज्यों में बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब तक पेशा के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। तो ये भी क्योंकि अपवाद है, तो हो सकता है कि अगर पेशा से सवाल बने तो आपसे ये पूछ लिया जाए, तो इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कि संविधान की 7वीं अनुसूची में, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है 3 तरह की सूची है, केंद्र सूची है, राज्य सूची है। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र सूची है, उसके बाद राज्य सूची है और फिर समवर्ती सूची है। ये जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब विस्तार से इसे समझेंगे, ठीक है। तो राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार स्थानीय स्वशासनों की जो जिम्मेदारी है वो राज्यों की है, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन, क्योंकि फंड तो वित्तीय स्रोत की अभी हमने बात की थी, हमने क्या कहा था
कि वित्त केंद्र से भी मिल रहा है, केंद्रीय योजनाओं से अनुदान के रूप में भी मिल रहा है, केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा भी वित्त प्रदान किया जा रहा है पंचायतों को, ठीक है ना, ग्राम पंचायतों को। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यह किस सूची का विषय है, तो निश्चित रूप से यह राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना, राज्य सूची का विषय है ये। अब बात करते हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की। तो जैसा कि हमने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश की बात की थी, तो उन्हीं के सिफारिश के आधार पर बिहार में 2001 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को जो है पूर्ण रूप दिया गया, कार्य रूप दिया गया। कब दिया गया? 2001 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बिहार में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को जो है अधिनियमित किया गया। क्या किया गया? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया। हालांकि हमने अभी कहा था 1947 ईस्वी में भी जो है पंचायती राज की बिहार में स्थापना हो गई थी, लेकिन समय के साथ साथ ये चीज़ें और रिफाइन हुई हैं, ठीक है ना, और बेहतर हुई हैं। जो लोगों के हित में किया जा सकता था, जो पंचायतों के हित में किया जा सकता था, उस पर फोकस किया गया है। और बिहार में जो पंचायती राज है वो भौगोलिक और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर जो है वह बनाया गया, उसका गठन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या जो है वो 38 है, 38 जिले हैं बिहार में। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 अनुमंडल हैं बिहार में। और बिहार में कितने प्रखंड हैं? तो 534 प्रखंड जो है वो बिहार में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल की बात हमने कर ही ली थी, ठीक है ना। 1992 के 73वें संविधान संशोधन की और 11वीं अनुसूची की बात हमने कर ही ली थी, ठीक है। अब एक और चीज कि जो त्रिस्तरीय है, तो प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती मिडिल स्तर पे, मतलब ये हुआ ग्राम, ये हुआ मध्यवर्ती स्तर और ये हुआ जिला स्तर, ठीक है। तो यहां पे ग्राम पंचायत, यहां पे पंचायत समिति, और यहां पे जिला परिषद। यही प्रणाली बिहार में लागू है, ठीक है। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। क्या है? इनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और पंचायत प्रतिनिधि जो बनेंगे, जो चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होने चाहिए, ठीक है ना, जो पंचायत प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनने के योग्य हो। 1947 में अधिनियम बिहार में जो है वो पारित किया गया था, इसकी बात हमने कर ही लिया था। और बिहार में 1949 में जो है पहली बार जो है 1947 में तो क्या हुआ? अधिनियम पारित हुआ, और उसके बाद 1949 में जो है ये प्रभाव में आया, ठीक है ना, 1949 से प्रभाव में आया था। और बलवंत मेहता के समिति की सिफारिश को जो है इसमेमें लागू कर ही लिया गया था। उसके बाद बिहार सरकार ने 1961 में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम को भी लागू किया था, जो 2 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुआ था। ये बैकग्राउंड है, वर्तमान तो 2006 वाला है, लेकिन ये बैकग्राउंड है जो पहले जो अधिनियम थे उसकी हमने बात किया। और इन दोनों नियमों के अनुसार जो है पूरे राज्य को सबसे निचले स्तर पे, वही जो हमने बात करी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अभी बात की थी, तो वही जो है प्रावधान इसमें भी थे, ठीक है। अब बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये कब लागू हुआ? जैसा कि 2006 ईस्वी दिख रहे हैं, तो ये 2006 ईस्वी में यह अधिनियमित हुआ था। और यह प्रभावी कब से हुआ था? 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल 2006 से जो है 8 अप्रैल 2006 से बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है वह लागू हुआ था, ठीक है। अब इसके प्रावधानों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। वही त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात हमने की थी,
ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पे और जिला परिषद जो है वो जिला स्तर पे। जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मुखिया बोला जाता है। उसके बाद जो पंचायत समिति के जो हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रमुख बोला जाता है, मतलब ब्लॉक स्तर पे। और जो जिला परिषद के जो प्रमुख होते हैं जिला स्तर पे उनको क्या बोला जाता है? अध्यक्ष बोला जाता है। मतलब मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एक महत्वपूर्ण चीज नवाचार की अगर बात करें, देखिए बिहार हमेशा से ही महिलाओं के उत्थान के लिए, अगर किसी भारतीय राज्य में अगर काम हुआ है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो उसमें बिहार सबसे ऊपर आता है। जैसे हमने अपनी पिछली कक्षाओं में चर्चा भी किया था कि अगर पुलिस विभाग की बात करें तो भारत में बिहार प्रथम स्थान पे है। पुलिस विभाग में सबसे अधिक महिलाएं जो कार्यरत हैं वो बिहार में ही कार्यरत हैं। ठीक है ना, तो क्यों? क्योंकि सरकार ने सपोर्ट दिया उनके सशक्तिकरण के लिए, एक आरक्षण टूल का जो है उनके लिए इस्तेमाल किया है कि महिलाएं तुम सशक्त हो, इसका उपयोग करके। ठीक है ना, तो सभी स्तरों पर पंचायत में जो है महिलाओं को भी क्या है, बिहार में 50% आरक्षण प्राप्त है। कितना परसेंट? 50% आरक्षण, जो पहले के समय में 33% था, 33% था। ठीक है, उसके बाद हम पिछड़े वर्गों के आरक्षण की अगर बात करें तो पिछड़े वर्गों को सभी स्तरों पे और सभी पदों में जो है अधिकतम 20% के आरक्षण की व्यवस्था है। कितनी की व्यवस्था है? अधिकतम 20% आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति की बात हमने कर ही ली कि उनको जनसंख्या के अनुपात में जो है वह आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज के जो निर्वाचित पदधारी होते हैं उनका दर्जा क्या है। तो जो पंचायती राज स्तर पे जो है, पंचायती राज स्तर पे जो निर्वाचित पदधारी हैं, जैसे मुखिया हुए, प्रमुख हुए, जिला परिषद के सदस्य हुए, अध्यक्ष हुए, तो उनको क्या है, लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, जब हम लोकायुक्त टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और पंचायती राज का चुनाव जो है वो कौन कराता है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो जैसे केंद्र पे केंद्रीय चुनाव आयुक्त केंद्र का चुनाव, मतलब जो आम चुनाव होता है संसद के लिए, वो आयोजित करता है। राज्य स्तर पे राज्य की सरकार के लिए जो है चुनाव भारतीय चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोजित करता है। लेकिन पंचायती राज के चुनाव के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है चुनाव करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। ठीक है, अब बिहार में पंचायती राज की जो विशेषताएं हैं अगर उसकी बात करें तो 50% आरक्षण की बात हमने कर ली। तो ऐसा एकमात्र राज्य बिहार ही, अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो बिहार का अतिरिक्त और भी राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन्होंने भी महिलाओं के 50% आरक्षण को जो है वैधानिक मान्यता प्रदान की है। ठीक है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिसने महिलाओं के 50% आरक्षण को अपने यहाँ भी जो है लागू किया है। ठीक है, अब पंचायत की अवधि सवाल उठता है कितने साल की होती है। तो पंचायत की अवधि जो होती है एक चुनाव होने के बाद वो 5 वर्षों की होती है। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ पे गलत नहीं करना है, यहाँ ये सवाल अक्सर ही पूछा जाता है कि एक वर्ष के भीतर, एक कैलेंडर ईयर के भीतर, एक वित्तीय वर्ष के भीतर, ठीक है, पंचायत जिस दिन से गठित हुआ उसके 1 वर्ष के भीतर, अगर इस तरीके से समझे चीजों को, तो ग्राम सभा की कितनी बैठकें होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की 4 बैठकें होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब 1 वर्ष के भीतर ग्राम सभा कितनी बैठकें होनी चाहिए? 4 बैठकें होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो 2006 वाला अधिनियम है उसकी अगर विशेषता को एक बार देखें तो पंचायती राज की सबसे बड़ी सभा जो है वो क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा क्या है? पंचायती राज की सबसे बड़ी सभा है। ठीक है, और गांव के सभी मतदाता जो हैं वो क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो गांव के निवासी जो है, गांव के जो मतदाता हैं वो सभी क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो गांव के मतदाता हैं। ठीक है, और अगर इसके बैठक की आवृत्ति की अगर बात करें तो प्रतिवर्ष कम से कम कितनी बैठक, अभी हमने चर्चा की है कि 4 बैठकें होनी चाहिए, और बैठकों के बीच में अधिकतम 3 माह का अंतराल होना चाहिए। तभी तो 12 महीने में अगर 3-3 महीने का अंतराल है, गैप है, तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में ही 2 बैठक कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रावधान है कि अधिकतम 3 माह का अंतराल होना चाहिए और कम से कम 4 बैठक होना चाहिए।
ठीक है। और यह बैठकें कौन आयोजित करता है? बैठक मुखिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं कि ग्राम सभा की बैठकों के लिए जो है कोरम संख्या क्या है? कोरम मतलब यह एक ऐसी संख्या होती है कि वो अनिवार्य होता है कि कम से कम बैठक में इतने लोग उपस्थित होने चाहिए। तो कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/20 उपस्थिति जो है ग्राम सभा की बैठक के लिए जो है वो अनिवार्य है। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया करता है। और अगर मुखिया मान लो कि उपलब्ध नहीं है किसी कारणवश, तो उप मुखिया जो वहां पे होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम सभा के कार्यों की। तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? गांव के विकास में सहयोग करना। और चूंकि सब लोकल लेवल के लोग होते हैं, गांव के ही लोग होते हैं, तो सब एक दूसरे को पहचानते हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है, ये वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो क्या करते हैं? सही लाभार्थियों की पहचान करते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए, सरकार के द्वारा प्रदत्त किसी भी योजना के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए। ठीक है। और निगरानी समिति बनाई जाती है और निगरानी समिति के माध्यम से क्या होता है? कार्यों का पर्यवेक्षण होता है। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। अब ग्राम सभा से ऊपर बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं। तो यहाँ पे है मिनिमम क्राइटेरिया कि 7000 की आबादी होनी चाहिए। 7000 की आबादी पर निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कितनी आबादी? 7000 आबादी। 7000 आबादी के आधार पर निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को जो है मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अब कार्यकाल तो वही अभी चर्चा की भी है पहले कि 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। और ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो उसके विघटन के 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि अगर मान लो कि ग्राम पंचायत का विघटन हो गया, ठीक है, तो कितने दिन के भीतर जो है चुनाव हो जाना चाहिए? तो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है उसके विघटन के 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। कितने दिन के भीतर? 6 महीने के भीतर जो है चुनाव हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं मुखिया की। तो मुखिया का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। गांव में हम आप वोट डालते हैं और इनका चुनाव करते हैं। उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है? तो उप मुखिया को वार्ड सदस्यों के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। वार्ड सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं कि उप मुखिया को वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। और अगर मान लो कि संख्या समान हो गई किसी 2 कैंडिडेट के बीच में, तो फिर लॉटरी निकाला जाता है और लॉटरी के द्वारा जो है परिणाम घोषित किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं वार्ड सदस्य की। तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सदस्य का चुनाव किया जाता है। उनका भी चुनाव होता है, मतदान होता है। और प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर, प्रत्येक 500 की आबादी पे जो है एक वार्ड सदस्य को चुना जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण सवाल आपको यहाँ से देखने को परीक्षाओं में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं त्याग पत्र की। तो मुखिया और उप मुखिया किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? ये सवाल पूछा जाए। देखो, देखने में तो आसान लगेगा कि अरे ये तो अपने मुखिया जी की बात हो रही है, उप मुखिया जी की बात हो रही है, वो फलाना के चाचा हैं, वो फलाना के दादाजी हैं, वो उप मुखिया हैं, वो मुखिया। हम सब क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो हम जानते हैं उनको, पहचानते हैं उनको। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इसको इतना इजीली लाइटली ले लें कि मुखिया जी हमारे बगल में सुबह शाम बैठते हैं, हमारे पड़ोस के हैं, हमारे गांव मोहल्ले के ही निवासी हैं। ठीक है ना। लेकिन हम मुखिया पद के बारे में नहीं जानते हैं। तो मुखिया और उप मुखिया जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये अपना त्याग पत्र जिला के जो पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं, उस जिले के, जिस जिले के मुखिया जी हैं, उस जिले के जिला पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित में जो है मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अब बात करते हैं वार्ड सदस्य की, क्योंकि ये भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र जो है खुद ही लिखते हैं और मुखिया जी को दे देते हैं। मुखिया जी चाहेंगे तो इनके इस्तीफा को स्वीकार कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की बैठक के लिए जो कोरम है, वो कुल सदस्यों का कोरम का नंबर क्या है? तो वो कुल सदस्यों का 1/2 मतलब आधा। तो मान लो 10 सदस्य अगर है तो 5 लोगों का होना अनिवार्य है, उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी बैठक को आगे बढ़ाई जाएगी, संचालित की जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम कचहरी की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक, अभी हमने जब समिति की बात की थी तो न्यायिक कार्य की भी बात की थी, तो कहीं ना कहीं वहीं से प्रभावित ये जो है
प्रावधान है। ग्राम कचहरी जो है वह प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए ग्राम कचहरी होती है। ठीक है, न्यायिक कार्यों के लिए क्या होती है, एक ग्राम कचहरी की व्यवस्था है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। अभी हम मुखिया की बात कर रहे थे, उप मुखिया की बात कर रहे थे, अब हम सरपंच की बात करते हैं। तो ग्राम कचहरी का हेड जो होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। और इनका भी मतदान कैसे होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से सरपंच जी को चुना जाता है, हम आप चुनते हैं। और ग्राम पंचायत के सभी वार्डों से एक वार्ड पंच प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुना जाता है। जैसे अभी हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे तो वार्ड मेंबर को जैसे हम चुन रहे थे, वैसे भी यहाँ पे वार्ड पंच को चुना जाता है। ठीक है, तो एक वार्ड पंच को जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, अब निर्वाचित वार्ड पंच जो हैं एवं सरपंच जो हैं ये अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा पंच सदस्यों में से ही किसी एक को उप सरपंच के रूप में चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी उप मुखिया वाली बात आ गई। जैसे वहाँ पे ग्राम पंचायत में उप मुखिया है वैसे ही ग्राम कचहरी में उप सरपंच है, तो ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब प्रत्येक ग्राम कचहरी में सहायता के लिए कार्यों को किस तरीके से संचालित किया जाए उसके हेल्प करने के लिए जो है एक सचिव और एक न्याय मित्र जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। सचिव ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सचिव और एक न्याय मित्र को जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके त्याग पत्र की। सरपंच साहब त्याग पत्र कैसे देंगे, तो जैसे मुखिया जी दे रहे थे वैसे ही सरपंच साहब भी त्याग पत्र देंगे। तो कैसे देंगे, तो आवेदन लिखेंगे और जाकर के जिले में जिला पंचायती राज अधिकारी को दे देंगे। तो इनका इस्तीफा जिला पंचायती राज अधिकारी जो है ये चाहे तो स्वीकार करें या ना चाहे तो स्वीकार ना करें, लेकिन हस्तलिखित आवेदन दे करके जो है ये जिला पंचायती राज अधिकारी को सरपंच और उप सरपंच अपना इस्तीफा जो है त्याग पत्र जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद ग्राम कचहरी का जो वार्ड पंच होता है वो सरपंच को हस्तलिखित आवेदन देकर अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है ना, जैसे वहाँ पे वार्ड सदस्य मुखिया जी को दे रहा था, अपना त्याग पत्र सौंप रहा था, वैसे ही वार्ड पंच जो है यह सरपंच जी को अपने हस्तलिखित आवेदन के द्वारा अपना इस्तीफा जो है वह सौंप सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायत समिति की। तो ब्लॉक स्तर पे जो है पंचायत समिति होती है और प्रत्येक 5000 आबादी पे जो है एक पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है। कितनी आबादी पे, 5000 की आबादी पे एक पंचायती राज सदस्य को जो है चुना जाता है। अब बात करते हैं पंचायत समिति के निर्वाचन की। तो पंचायत समिति के सदस्यों का जो है चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, और पंचायत समिति का नेतृत्व कौन करता है, एक प्रमुख करता है और एक उप प्रमुख करता है। प्रमुख और उप प्रमुख मिल करके जो है जो उन्हीं चुने गए पंचायत समिति सदस्यों में से होते हैं तो उनके द्वारा पंचायत समिति का जो है वो नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, अब पंचायत समिति की जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जो उसके हेड होंगे, स्वाभाविक सी बात है वही करेंगे। तो प्रमुख द्वारा किया जाता है। और अगर मान लो कि किसी दिन प्रमुख जी चले गए मेला घूमने या किसी कारणवश बाहर चले गए तो फिर यह भूमिका उप प्रमुख के द्वारा जो है निभाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जिला परिषद की। तो जिला स्तर पे एक जिला परिषद की गठन का प्रावधान है। ठीक है, और जिला परिषद ग्राम पंचायत पंचायत समिति के लिए नीति निर्माण और मार्गदर्शन का काम करते हैं। क्योंकि ये जिला स्तरीय निकाय है तो निश्चित रूप से क्या है, यह एक बड़ा निकाय है, तो ये नीति निर्माण और मार्गदर्शन का कार्य करता है। जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इनका चुनाव जो है कुल 5000 की आबादी पे प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हम आप इनको वोट डाल के जो है चुनते हैं और लगभग 50,000 की आबादी पे चुना जाता है। कैसे चुना जाता है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुना जाता है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। जैसे अब तक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को चुने गए हैं, पंचायत की बात करें, ग्राम कचहरी की बात करें, पंचायत समिति की बात करें, तो वैसे ही जिला परिषद में भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को जो है चुना जाता है। अब बात करते हैं इनके त्याग पत्र की कि अपना त्याग पत्र कैसे देते हैं, किसको देते हैं। तो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना हस्तलिखित त्याग पत्र किसको देते हैं, जिला मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को देते हैं। किसको देते हैं, जिला मजिस्ट्रेट को देते हैं, कलेक्टर को देते हैं। उपाध्यक्ष भी जो है अपना हस्तलिखित त्याग पत्र जो है वो अध्यक्ष को देता है। किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। यहाँ पे एक अंतर देखने को मिला। वहां पे पंचायत में क्या था कि जिला पंचायती राज अधिकारी को दिया जाता था, यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं वो तो कलेक्टर साहब को देंगे, जिला मजिस्ट्रेट को अपना इस्तीफा पत्र सौंपेंगे, और जो उपाध्यक्ष हैं वो किनको, अध्यक्ष को अपना
त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो पूरे जिले के अंदर जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या तय की जाती है, एक जिला के अंदर उसकी क्षेत्रफल और आबादी के अनुसार कई सारे जिला परिषद क्षेत्र हो सकते हैं। तो उन क्षेत्रों के जो सदस्य होते हैं तो वो अपने जो अध्यक्ष होते हैं उनको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? अध्यक्ष को सौंपते हैं। सवाल बन सकते हैं, भूलना नहीं है। उसके बाद पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के चुनाव और त्यागपत्र की विधि को हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो और यहाँ से पूछे जाने वाले कोई भी सवाल आप गलत न करें। तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है। उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है? और प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब वार्ड पंच इनको वोट करते हैं, चुनते हैं और ये जो अपना इस्तीफा देते हैं वो किसे देते हैं? जिला पंचायती राज अधिकारी को देते हैं। अब बात करते हैं वार्ड सदस्य की। तो वार्ड सदस्य का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है और ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं? मुखिया को देते हैं। जो प्रमुख होते हैं पंचायत के वो उनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है और वो अपना जो है इस्तीफा किसको देते हैं? अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं। उप प्रमुख की बात करें तो चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है और वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? प्रमुख को देते हैं। पंचायत समिति सदस्य का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है और वो प्रमुख को जो है अपना इस्तीफा सौंपते हैं। उसके बाद जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला दंडाधिकारी को, कलेक्टर को, जिसकी अभी हमने जिला मजिस्ट्रेट की बात की थी, तो उनको अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी। तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? जिला परिषद अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, और जिला परिषद के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम आप वोट देते हैं उनको, तब वो चुने जाते हैं और वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष को सौंपते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है और जिला परिषद अध्यक्ष को सौंपते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। यहीं से पूछा जा सकता है कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है और जिला पंचायती राज अधिकारी को ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं। अगर हम उप सरपंच की बात करें तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जो है ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं। वार्ड पंच की बात करें तो इनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है और सरपंच को ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने स्थानीय स्वशासन में वैदिक काल से प्रारंभ करके औपनिवेशिक काल की, ब्रिटिश काल की बात करें तो लॉर्ड रिपन तक हमने बात की, चोल काल की हमने बात की और उसके बाद जो वर्तमान में भारत में विभिन्न पंचायती राज से संबंधित जो कमेटियां हैं उनकी जो सिफारिशें हैं उसकी बहुत ही विस्तृत रूप से हमने जानकारी समझी है। उसके बाद जो बिहार में पंचायती राज की जो प्रणाली है, जो अधिनियम 2006 वाला है, जिसके आधार पर व्यवस्थाएं सही तरीके से संचालित हो रही है, उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है। पंचायत के चुनाव को जाना है, पंचायत की कार्य प्रणाली को जाना है, पंचायत में जो चुने गए लोग होते हैं उनके बारे में जाना है, ग्राम सभा कार्य कैसे करती है उनके बारे में जाना है। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को आप परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। और इतना मैटर मैंने आपको दे दिया है। आज की इस क्लास में हमने इतने चीज़ों की चर्चा कर ली है कि स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूं और ऐसा ही आप भी मानिए। देखिए, भरोसा कीजिए और इसको बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर बीच में आपने स्किप किया तो पता चला कि एक महत्वपूर्ण चीज, मान लीजिए कि जहां से आपने स्किप किया वहीं से कोरम वाली बात छूट गई, तो आपको पता कैसे चलेगा? हो गया, आपने गलती कर दी और परीक्षा हॉल में एक सवाल अगर संजोग रहा कि अगर वही सवाल पूछ दिया तो गलती हो गई ना। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। तो इसीलिए ऐसी गलती नहीं करना है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसको सही तरीके से पूरा करेंगे, सही तरीके से समझेंगे, सही तरीके से रिवाइज करेंगे और परीक्षा हॉल में आने वाले किसी भी सवाल को गर्दा करके आएंगे। इन्हीं आशाओं अपेक्षाओं के साथ कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, हम फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष कल उपस्थित होंगे। ठीक है, आप इसे बढ़िया से देखिए, बढ़िया से रिवाइज करिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आपके कोई किसी प्रकार की अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम निश्चित रूप से उस पर उसका संज्ञान लेंगे और जो उचित हो पाएगा समाधान उसके लिए जो है हम आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ से सवाल आने ही आने हैं। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये।
तो इसको बढ़िया से आप रिवाइज करिए, देखिए, बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।